नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरोरा क्लासेस पर। दोस्तों आज की जो क्लास हम करने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। क्लास 7 चैप्टर 4 जिसका शीर्षक है वायु यानी कि एयर। तो एयर के बारे में हमें पढ़ना है। तो एयर क्या है सबसे पहले तो ये जानेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे है, क्यों है, कब है, ये सब हम लगा के पढ़ेंगे, है ना। क्यों क्या इसका इंट्रोडक्शन करेंगे पहले और बाकी की जो पॉइंट है बाद में डिसाइड करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। इसका मतलब कि इंट्रोडक्शन हमें करना है इसके बारे में, कितना इंपॉर्टेंट है। वायु से आपका फिर वायुमंडल आएगा वर्ड, फिर पवनें आएंगे, है ना, फिर वायु दाब वगैरह आगे बढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंड कर दिया गया, लेकिन लिमिटेड मात्रा में है क्योंकि क्लास 7 है, क्लास 7 के बच्चों के लिए दी गई है तो ज़्यादा नहीं ही देगा। अब 6 क्लास में देखिए वायु के बारे में थोड़ा सा पढ़ना था, बहुत ही लिमिटेड चीज़ थी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड किया है। आगे क्लास में और एक्सपेंड करेगा, 9th में और एक्सपेंड करेगा, 11th में और एक्सपेंड करेगा, 12th में एकदम बढ़ा ही देगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि वायु क्या है, क्यों नहीं है, ये सब मतलब चीज़ें हैं जो समझेंगे हम पहले, है ना। और उसके बाद हम समझेंगे पॉइंट्स जो बुक से आपके डायरेक्ट लिए गए हैं। अगर आप बुक जो है डाउनलोड करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो NCERT ऐप जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप एक बार वहाँ पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पे आके सीखिए तो रिलेट कर पाओगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। पहला पॉइंट हमारा है वायुमंडल का संगठन। ठीक है, इसमें हम वायुमंडल के जो है संगठन उसके बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी घटक कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि वायुमंडल में इतना % ऑक्सीजन है, इतना % नाइट्रोजन है, ये सब चीज़ें हैं, ये ऐसा है वैसा है, तो उसमें हम जानेंगे इस पॉइंट के थ्रू। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा होगा वायुमंडल की संरचना। तो संरचना तो ऐसी चीज़ें मुझे ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दूंगा। जैसे कि ये वाला जो देख रहे हो आपको पिक्चर, आपको याद होगा 6 क्लासेस की है आपने तो अच्छा से याद होगा, नहीं किया तो प्लीज़ क्लास कर लीजिए, है ना। वहाँ से आपको बेस बन जाएगा, बेस बन जाएगा तो उस सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी अच्छे से, नहीं तो फिर बेस ही कमजोर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे कि चित्र में था आपका क्षौम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ठीक है ना, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ चीज़ें। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा मौसम एवं जलवायु के बारे में। वायु जो होता है ना, धरती की वायु जो है, जो एयर है धरती पर का, वो मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। जलवायु क्या चीज़ है, मौसम क्या चीज़ है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोबारा बताना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हो सके भूल जाओ या फिर अगर आपने पढ़ा है तो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ओके, चौथा पॉइंट हमारा है वायु दाब के बारे में पढ़ना, यानी कि एयर प्रेशर के बारे में पढ़ना है। प्रेशर यानी कि दबाव, जो वायु दबाव लगाते हैं धरती पे, किस तरह का दबाव लगता है, ये सब हम जानेंगे इस पॉइंट में। तो ये दोनों भी क्लियर हो गया। तो चलिए क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं बिना वक्त गवाए। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले तो जान लेते हैं वायुमंडल जो है या वायु जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूजफुल है कि नहीं है, या बस ऐसी है। तो बुक में क्या लिखा गया है, बुक में लिखा गया है आपका वायुमंडल की परिभाषा कि हमारी पृथ्वी जो है वो चारों तरफ से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, इसे कहा जा रहा है वायुमंडल। आप चाहो तो अभी वीडियो स्टॉप करो, इन चीज़ों को पढ़ लो डिटेल में, आपके लिए अच्छा होगा, है ना, ये चीज़ करो ही करो। चलिए ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आपका वायुमंडल की परिभाषा समझा दी गई कि पृथ्वी जो हमारी अर्थ है एक वायु की घनी चादर से यानी कि मोटी चादर से घिरी हुई है, उस चादर को ही वायुमंडल कहा जाए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, तो इसे रटने की ज़रूरत है नहीं, समझने वाली चीज़ थी। ओके, तो वायुमंडल यहाँ पे क्लियर हो गया कि वायुमंडल क्या है, इसकी परिभाषा। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो यहाँ पे तो लिखा गया था कि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ये है, वो है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। ऑक्सीजन सांस लेने से लेके आग जलाने तक इम्पोर्टेंट है। सांस भी लेते हैं उससे, जीवित भी हैं जीव, हर जीवित जीव को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको लग रहा हो कि पेड़ पौधे को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसा नहीं है, पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब कैसे पड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है CO2, यानी कि कार्बन है और ऑक्सीजन भी है ना, तो बिना ऑक्सीजन के पेड़ पौधे सर्वाइव कर पाएंगे। अगर ऑक्सीजन धरती पर हटा दी जाए तो 10-5 सेकंड में सारा खेल खत्म हो जाएगा। अभी कितने लोगों को हो सके मन में चल रहा हो कि हम तो 4 मिनट तक सांस रोक सकते हैं, 2 मिनट तक सांस रोक सकते हैं, बच जाएंगे, तो नहीं बचोगे भाई। आप क्यों नहीं बचोगे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो वायु की जो इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है ना। एक कहावत है कि सबसे महंगी चीज़ जो होती है धरती पे सबसे सस्ती मिलती है, नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है धरती पे वो सबसे सस्ती मिलती है, फ्री में मिलती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लाइफ में, सांस लेना। देखिए फ्री है कि नहीं है,
उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, पानी पीना, लेकिन वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, उसको पाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। अब देखिए ना, सबसे फालतू चीज़ की सबसे ज़्यादा कीमत होती है, ऐसा एक है। जैसे हीरा, देखिए हीरा की ज़रूरत है, आपके पास हीरा नहीं रहेगा फिर भी जी लोगे, लेकिन उसकी कीमत क्या है, करोड़ों में अरबों में है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हीरा नहीं मिलेगा तो मर ही जाओगे। तो सबसे फालतू चीज़ की जो कीमत होती है सबसे ज़्यादा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो प्रकृति में फ्री में दे रही है, बात खत्म। तो देखिए वायुमंडल है, वायु का उपयोग हर जगह है, समझे ना। अब वायुमंडल का संगठन देख लेते हैं, तो बुक में तो काफ़ी डिटेल में दिया गया है, मतलब छोटी छोटी कहानी की तरह दिया गया है, आगे चीज़ समझाई गई है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सबसे पहले वायु के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो घटक हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि पृथ्वी पे जो वायु अवेलेबल है उसके अंदर किन गैसों का मिश्रण है, ठीक है, तो वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाइट्रोजन जो कि 78% है, ठीक है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है धरती पर, 78%। नाइट्रोजन क्या है, एक अक्रिय गैस है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब अक्रिय क्या होता है और सक्रिय क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 7th क्लास में आ गए भाई, ठीक है। तो नाइट्रोजन 78% है, सबसे ज़्यादा है धरती पर। ऑक्सीजन 21% है, कहीं कहीं आपको 20 भी देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसे 21 मान सकते हो, ठीक है। आर्गन है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा, तीसरा सबसे ज़्यादा गैस अगर कहा जाए धरती पे तो आर्गन है, 0.93% आर्गन है। ये भी अक्रिय गैस है, किसी के साथ रिएक्शन वगैरह नहीं करता, बेचारा शांत स्वभाव का है अपना, ठीक है। और उसके बाद अदर चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, नियॉन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर वायुमंडल में और भी चीज़ें होती हैं, और भी तरह के गैस होते हैं ना। हाँ, और अगर गैस को साइड कर दिया जाए तो फिर वायुमंडल में आपका धूलकण भी होते हैं, जलवाष्प भी होता है, जलवाष्प होता है वायुमंडल में, ठीक है ना। जलवाष्प तो इतना मात्रा में होता है वायुमंडल में ना कि जितना धरती पे नदियों में पानी नहीं होगा। कहने का मतलब कि जितना धरती पे नदियों में पानी है ना, उसका बहुत ज़्यादा गुना वायुमंडल में है, जो घूम रहा है यूँ ही, कहीं जाकर बरस जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र से जो पानी वाष्प बनता है वो वायुमंडल में ही जाता है, ठीक है ना। समुद्र तो बहुत बड़ा है। तो यही चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो अगर इसे प्राइज़ देना हो तो फर्स्ट प्राइज़ किसे मिलेगा, नाइट्रोजन को, और थर्ड प्राइज़ किसे मिलेगा, आर्गन को। और मतलब सबसे लास्ट में कौन आएगा अगर देखा जाए तो 3 में तो सबसे लास्ट आर्गन आएगा, लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे लास्ट में कौन आएगा तो कहना मुश्किल है कि हाइड्रोजन आएगा, कि हीलियम आएगा, कि जीनन आएगा, कि डेडन आएगा, क्या आएगा उसे छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स होगा एयर के। अब इनका इंपॉर्टेंस हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन का जो कि सबसे ज़्यादा धरती पे है, नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग तो नहीं करते हैं, नहीं ही करते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से करते हैं। डायरेक्ट नहीं करते हैं लेकिन इनडायरेक्ट करते हैं। अब इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो पौधे करते हैं भाई, समझे ना। अगर धरती पर से सारा नाइट्रोजन हटा लिया जाए तो क्या होगा, आपको तो लगेगा कि पौधे मरेंगे, लेकिन नहीं, हम भी मर जाएंगे, क्योंकि पौधे हैं तो हम हैं। आपको लग रहा होगा आपकी जानवर खा के जिंदा रहा, लेकिन नहीं, जानवर क्या खाएगा। अगर मैं कहूँ कि आप मांसाहारी हो, मुर्गी खा लोगे, तो मुर्गी दाना खाएगा ना, हाँ दाना खाएगा, कीड़े मकोड़े खाएगा। कीड़े मकोड़े कहाँ उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधे में उत्पन्न होते हैं, गोबर में उत्पन्न होते हैं। गोबर कहाँ से आता है, गाय घास खाती है। तो मिला जुला के कहीं ना कहीं हम लोग बंधे हुए हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन तो ऐसा चीज़ है, मैंने क्या बताया, अक्रिय है। तो पेड़ पौधे इसे डायरेक्ट वायुमंडल से नहीं ले सकते हैं। हालांकि वायुमंडल में नाइट्रोजन अवेलेबल है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, आपके पास जो सांस ले रहे हो नाइट्रोजन ले रहे हो, लेकिन उससे निकाल दे रहे हो बाद में। तो इसलिए क्योंकि ऊपर से नहीं ले सकते, इसलिए जड़ों से लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। साइंस में आपको पढ़ना ही है कि जड़ से नाइट्रोजन लेता है पौधे किस तरह से, ओके। सेकंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस, हमारे लिए तो फर्स्ट आएगा, लेकिन धरती पे कहा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड गैस, तो वो है ऑक्सीजन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जीवित चीज़ जो है ऑक्सीजन अंदर लेती है तथा उसे बाहर निकालती है कार्बन डाइऑक्साइड बना के, रिएक्शन करके, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर हटा लिया जाए धरती पर से तो सारी जीवित चीज़ मर जाएंगे, पेड़ पौधे भी मर जाएंगे। मैंने भी बताया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन रहता है, बिना ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, ओके। यही चीज़ है। आर्गन है, तो आर्गन का तो ऐसा बेसिकली कुछ यूज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यूज होगा, क्योंकि धरती पर कोई चीज़ फालतू नहीं है, उसका उपयोग है ही है। अदर चीज़ें में आ जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड जो है यहाँ पे आप पहली बार सुन रहे हो शायद, ठीक है ना, मतलब इस क्लास के बच्चे अगर हो तो। इसके बाद 9th में जाओगे, 8th में जाओगे, 10th में जाओगे, 12th में जाओगे, वहाँ पे आपका ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग ये सब मिलते ही रहेगा।
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखिए कुछ इस तरह से होता है कि धरती पे जो अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्या करता है कि सूर्य से जो रोशनी आते रहती है उसको रोक देता है, समझे। रोकने के बाद क्या होता है, क्योंकि रोक दिया, अब रोकने के बाद क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। जिस चीज़ का टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए था, सूर्य से रोशनी पड़ा पृथ्वी पे इस तरह से, पढ़ के निकल गया इधर से, देखो तो अभी इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन क्या किया, वो आया यहाँ पे परत के रूप में बैठा, यहाँ पे रोक दिया। अब देखिए फिर वापस आ गया, तो 25 पहले था, फिर 10 ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कहीं ना कहीं बढ़ता है तापन, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इसे। ग्रीन हाउस आपका जो है नर्सरी वगैरह में पौधों को ठंड से बचाने के लिए दिया जाता है, समझे। उसमें शीशे के या प्लास्टिक के रूम बनाए जाते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर पौधों को विकसित किया जाता है, उसका मतलब उगाया जाता है। अब क्या होता है ठंडे प्रदेशों में कि धूप बहुत कम होती है और हवा चलता है, ओला गिरता है, या कभी कभी पाला मार दिया, पाला मतलब ठंडी जो हवाएं चलती हैं वो सब, उनसे बचने के लिए आपका इस तरह का एक लगाया जाता है शीशे का बड़ा सा, उसके अंदर सिर्फ सूर्य की रोशनी आती है, ठंडी हवाएं बाहर ही रह जाती हैं, तो वो गर्म हो जाता है अंदर से, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं ग्रीन हाउस। तो पृथ्वी के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, कि बाहर से सूर्य की रोशनी आएगी फिर टकरा के अंदर ही रह जाएगी, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए जो है हमेशा यूनाइटेड नेशन का मीटिंग होता है तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि प्लीज़ थोड़ा सा कार्बन उत्सर्जन जो है कम कीजिए, कम करोगे तो उस चीज़ से बचे रहोगे। हालांकि सरकार ने बहुत सारे कदम भी उठाए इस बारे में, लेकिन क्या है कि कार्बन का जो उत्सर्जन है कम नहीं हो पा रहा है किसी तरीके से, ठीक है। अभी तो मतलब नहीं करे, क्योंकि कितने पेट्रोल वाली गाड़ियाँ जो चलती हैं, औद्योगिक कराना है, इधर भट्टियाँ जल रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं कि कहना मुश्किल है, ठीक है ना, असंभव सा लगता है सब चीज़। नेक्स्ट पॉइंट हमारा समझिए, वायुमंडल की संरचना। तो जैसा कि वायुमंडल की परिभाषा में हम लोग जान चुके हैं कि वायुमंडल क्या है, इस तरह से पृथ्वी को घेरे एक परत है, मोटी सी घनी सी परत है, ठीक है। तो जैसा कि हम शुरू से जानते आ रहे हैं और मैं इस एग्जाम्पल को हमेशा देता हूँ कि पृथ्वी का सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ की जो ग्रेविटी है वो घनी चीज़ों को अपने पास खींचती है, और ये तो प्रकृति का नियम है। एक गिलास लीजिएगा पानी वाला, उसमें पत्थर डालिएगा तो नीचे चला जाएगा, तो पत्थर क्या हुआ, डूब गया। क्यों? क्योंकि जो पत्थर की डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है। अगर वाटर की डेंसिटी पत्थर से ज़्यादा होती, घनत्व ज़्यादा होता पानी का, तो जो है ना पत्थर वो डूबता ही नहीं, छलाता रहता। तो भारी चीज़ें हमेशा नीचे की ओर जाती हैं, चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह से बना हुआ है हमारा धरती। सबसे ऊपर कवर है क्या, वायु से, उसके बाद जल से, उसके बाद चट्टाने हैं नीचे। अब ऐसा है कि पृथ्वी का 100% हिस्सा वायुमंडल से मतलब वायु से कवर है और 75% हिस्सा कवर है पानी से, समझे। और स्थल से कवर है तो टोटल 25%। तो देखिए जरा पृथ्वी कुछ स्थिति ऐसी है, अगर हम इसे थोड़ा पास से देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया है, लेकिन चीज़ें आप समझ जाओगे। सबसे पहले आपका आ रहा है क्षोभ मंडल नीचे में, ठीक है ना। तो क्षोभ मंडल में आपका ऐसा है कि देखिए माउंट एवरेस्ट वहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। समुद्र तल से क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, मतलब ऊपर की ओर, वो तकरीबन 13 किलोमीटर तक है। 13 से 14 है, कहीं कहीं 14 भी आपको मिलेगा, कहीं कहीं 13 मिलेगा। बुक में आपका 13 गया है एनसीईआरटी में, कहीं 14 भी मिलेगा, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। समुद्र तल से 14 किलोमीटर तक जो वायुमंडल का हिस्सा है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल, ओके। और फिर 13-14 किलोमीटर के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ से लेकर 50 तक जो आ रहा है आपका, वो है समताप मंडल, ठीक है ना। अब क्या मंडल है इसकी क्या कह सकते हो आप, क्वालिफिकेशन कह लीजिए, क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, इसमें गुण क्या क्या है, मैं वो बताता हूँ। तो पहले आप दूरी डिसाइड कर लीजिए। 13-14 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल कवर हो गया। देखिए माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने है, 8.5 किलोमीटर है धरती से। फिर है आपका मध्य मंडल जो कि 50 से 80 तक फैला, यानी कि लगभग 30 किलोमीटर है उसकी मोटाई, समझे ना। फिर उसके बाद आ जाता है आपका, ऐसे तो उसका नाम दिया गया है वायुमंडल, लेकिन आयनमंडल के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। आयनमंडल बेसिकली क्या है कि वायुमंडल का एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, लेकिन आयनमंडल से उसे आप याद रख सकते हो, डोंट वरी। नीचे वाला उसके ऊपर वाला जो है आपका सबसे नीचे वाला, यहाँ पे वहाँ नीचे नहीं, उसे कहा गया है वायुमंडल, यानी कि सबसे आउटर लेयर, सबसे ऊपर वाला लेयर। तो सबसे ऊपर वाला लेयर जो है वो है वायुमंडल। इसमें सबसे हल्की गैसें होंगी। अब छोड़िए इस चीज़ को, अब समझिए जरा यहाँ पे क्या समझाया गया है कि भारी चीज़ें नीचे हैं और हल्की चीज़ें ऊपर है। वही डेंसिटी का खेल है सर, जो घनत्व है उसका खेल है, जो भारी चीज़ें है ना उसका खेल है।
तो 1 मिनट ज़रा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी धरती है, माउंटेन्स हैं, ये है वो है, ये है समुद्र, ठीक है, ये समुद्र है। माउंटेन बनाया है जानबूझ के मैंने, ये मैंने माउंट एवरेस्ट को दिखाने की कोशिश की है, माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे पत्थर हो ही गया, ज़मीन हो गया, पानी हो ही गया, 3 चीज़ हो गए। यहाँ पे क्या है, एयर है। तो ज़मीन से तकरीबन 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है आपका वो क्या है, क्षोभमंडल है। अब हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा मंडल कहाँ पे है? क्या एक ही तरह की चीज़ें हमेशा नहीं हो सकती हैं? क्या सिलेबस बढ़ाने के लिए सब दिया गया है? तो नहीं। देखिए बाबू, बात यहाँ पे ये सिंपल सी है कि डेंस जो हवा होती है, हवा तो गैसों का मिश्रण है भाई, तो हवा जो डेंस होती है वो नीचे की ओर होगी, हल्की हवा ऊपर की ओर होगी। हल्की हवा में क्या होना, कौन है, हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो जहाँ तक डेंस हवाएं होती है ना, उस एरिया को कहा जाता है क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल लिख देता हूँ, सही रहेगा। क्षोभमंडल सबसे ज़्यादा धरती की डेंस हवाएं अगर देखी जाती है, जो आंधी तूफान आते रहते हैं, जो बादल वगैरह बनते रहते हैं, जो बारिश वगैरह होती रहती है, क्षोभमंडल में ही होता है। क्षोभमंडल के ऊपर आपका आता है समताप मंडल। यहाँ से देखिए समताप मंडल है 50 तक, समताप मंडल। तो नाम इसका क्या है, समताप, यानी कि इक्वल टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इक्वल रहता है हमेशा, इसलिए इसका नाम समताप मंडल है। क्षोभमंडल में क्या है कि बर्फ़ गिरता है, बारिश होता है, ठंडा होता है, गर्मी होती है, सब चीज़ होती रहती है। लेकिन समताप मंडल जो है वो सब चीज़ों से आज़ाद है। यहाँ पे जेट धाराएं चलती रहती हैं, और जेट धाराएं क्या है वो आगे की क्लास में आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, प्लेन चलता है, देखिए कहाँ प्लेन चलता है, चलेगा तो क्षोभमंडल से, धरती से ही उठेगा, यहाँ से उठ के इस तरह से इसमें इंटर कर जाता है। अब क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ बादल नहीं है, बादल उतने ऊँचे उठ ही नहीं सकते हैं, बादलों की उतनी औकात नहीं है। क्यों, क्योंकि बादल भारी होते हैं भाई, और भारी चीज़ें ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकती। बात समझते हो ना? हाँ, वही चीज़ है, बादल यहीं बन के रह जाएगा, यहाँ से उठेगा। अब सोचिए ना कि माउंटेन भी पार नहीं कर पाता है बादल, ठीक है, तो यहीं पर बरस के रह जाता है। बारिश आया, आंधी आया, ओला गिरा, बर्फ़ गिरा, सब चीज़ यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन इसके ऊपर जो है बहुत शांत एरिया है, समझे, इसलिए प्लेन इसमें ट्रैवल करता है इजीली एकदम। आगे की ओर बढ़ रहा है, देखिए मेरा प्लेन जो है एरो जैसा दिख रहा है, लेकिन है प्लेन। ठीक है ना, प्लेन आराम से इसमें चलता है, और यहाँ से फिर नीचे उतर के वो लैंड कर जाता है। समताप मंडल के ऊपर वाला कौन सा था, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर उसे कहा जाता है इंग्लिश में। मीजो मतलब बीच में, मध्य मंडल। ओके, और इसका जो हाइट है वो 80, यहाँ तक 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि लगभग 30 किलोमीटर। ओके, मध्यमंडल में क्या है आपका दिया गया है मध्यमंडल के बारे में, यह वायुमंडल की तीसरी लेयर है, 1 2 3, तीसरी है कि नहीं है? हाँ, यह लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने के बाद जल जाते हैं। अंतरिक्ष से जो उल्का गिरते हैं, क्षुद्रग्रह जो गिरते हैं, यहाँ आने के बाद जल जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ आएगा, क्यों? अब क्यों जलता है, पहली बात ये, ऊपर नहीं जलता है, ऊपर क्या था, आयन मंडल था और वायुमंडल था, लेकिन नीचे आने के बाद चीज़ें जलने लगती है, क्योंकि नीचे जो वायु है वो डेंस होते जाती है। और देखिए ना, यहाँ पे अगर नहीं जलेगा ना, तो यहाँ पे आकर जरूर जल जाएगा, समझे, यहाँ से जलना चालू कर देता है, क्योंकि हवाएं भारी होने लगती हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उसके अणु जो होते हैं पास पास आने लगते हैं, यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आके जलने लगती है चीज़ें। ऊपर नहीं जलता है, ऊपर आयन मंडल आपका मिलेगा, वायुमंडल है, वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम देखा जाता है, क्योंकि सबसे हल्के गैस वही है, सबसे ऊपर वही रहते हैं, मुक्त रूप से घूमते रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब क्या है बुक में इसके बाद आपके, हाँ, आयन मंडल का ऐसा है कि आयन्स होते हैं वहाँ पे, जो कि रेडियो तरंगों को वापस भेजते हैं धरती पे। अगर आप यहाँ से रेडियो तरंग मारोगे ना इस पे आयन मंडल में, यहाँ से जाएगा, यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, सिग्नल भेजने में, सेटेलाइट वगैरह के उपयोग में। इस तरह से चीज़ें चलती है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं, एकदम मतलब बेस से बताया गया है आपको। ओके, और वायुमंडल में वही हाइड्रोजन हीलियम, कहानी खत्म। उसके बाद आपका तो कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद आपका तीसरा जो पॉइंट हमारा मौसम तथा जलवायु वाला। तो मौसम की जो परिभाषा है क्या है कि मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो इसे ज़रा 1 2 बार ध्यान से पढ़िए, और इसमें हम अब चर्चा करेंगे थोड़ा सा। मौसम वायुमंडल की
तो वायुमंडल का सबसे पहले नाम आया। ये मौसम की छोटी सी परिभाषा है एक्चुअली, ठीक है ना। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो पहले तो वायुमंडल लिखा गया, यानी कि जो भी मौसम होगा, गर्मी आए, बरसात आए, जाड़ा आए, जाड़े ठंड, ये सब वायुमंडल में ही होता है। सारा चीज़ वायुमंडल में ही महसूस होता है। जैसे बरसात वायु में ही होता है, गर्मी वायु से ही होती है, मतलब सूर्य वायु से ही होकर गुजरती है, सूर्य की किरणें जो होती है। ठंड भी वायु में ही महसूस होता है, ठीक है ना। और प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति है ये। तो घंटे की बात करी गई है, यानी कि हर घंटे में चेंज हो जा रहा है, देख रहे हो। तो इतना जल्दी क्विक चेंजेस इसमें आ रहा है, यानी कि मौसम जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। हर घंटे चेंज हो रहा है, हर दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है, हर हफ्ते चेंज होगा, हर जो मंथ है चेंज होगा। तो यही आपका है कि मौसम जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जैसे कि देखिए, अभी मैं बात करूं तो एग्जांपल में, जैसे कि पटना का टेम्परेचर अभी 4 बज गया ऑलमोस्ट, तो 6 डिग्री सेल्सियस है, समझे। अभी ठंड का मौसम है, मतलब मौसम में ऐसा ठंड फैला हुआ है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो ठंड बहुत ज़्यादा ही लग रही है। लेकिन कल सुबह जब 12 बजेगा तो आपका टेम्परेचर जो है 17, 18, 20 ऐसे चला जाएगा। तो 12 बजने में कितना टाइम बचा हुआ है? मुश्किल से वही 2 घंटा इधर, यानी कि 6-8 घंटा बचा हुआ है, ठीक है। 8 घंटे में आपका इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा, इतना डिग्री का, 6 से सीधे 20 चला जाएगा, समझे। तो ये चेंज हुआ कि नहीं वायुमंडल में? तो मौसम ऐसे ही चेंज होता है। और तुरंत 1 महीना बाद, 2 महीना बाद 20 से सीधे 30 चला जाएगा, फरवरी आते आते, फिर जून आते आते 30 से सीधे 45 चला जाएगा। उसके बाद हालत ख़राब हो जाएगा। फिर जून ख़त्म होगा, धीरे धीरे बारिश होगी, धीरे धीरे डाउन होगा, फिर 35 आएगा, फिर इतना होता, फिर आ जाएगा यहीं पे 6 डिग्री सेल्सियस पे, जिसमें अभी मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये होते रहता है, ये अभी चेंजेज हो रहे हैं। बारिश होता है, कभी ओला पड़ गया, कभी कुछ हो गया, ये सब चीज़ें होते रहते हैं, मौसम के कारण ही होती है, उसे ही मौसम कहा जाता है। तो आई होप आप मौसम का मतलब समझ गए हो कि वायुमंडल की प्रत्येक घंटे प्रतिदिन की स्थिति होती है, वो मौसम होती है। अब जलवायु का मतलब क्या होता है? तो देखिए बुक में क्या लिखा गया है जलवायु का, आपका कहा गया है दीर्घकाल में किसी भी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है, समझे। दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड में, ठीक है, वहाँ जो मौसम रहेगा उसका औसत यानी कि एवरेज जो निकल के आएगा उसे जलवायु कहेंगे। जैसे भारत की जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु, क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश होती है, हल्का गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ना ज़्यादा ठंड होती है, बारिश प्रॉपर होती है, धान होता है वहाँ, गेहूँ तो वहाँ हर तरह का मतलब फसल होता है यहाँ पे, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं होती। तो वही चीज़ है कि कई सालों का औसत है, ये साल शायद 30 साल का औसत लिया जाता है इसमें, जलवायु के मतलब औसत निकाल में 30 सालों का औसत लिया जाता है। तो भारत का जब जलवायु निकाला गया होगा तो 30 साल का जोड़ा गया होगा आंकड़ा कि कैसा रहा है 30 साल में मौसम। तो देखा है कि बारिश होती है प्रॉपर, ठंड कम है, गर्मी कम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, प्यारा मौसम है। इसलिए भारत का जो जलवायु रख दिया गया, मानसूनी जलवायु रख दिया गया। आगे आपके 2 फैक्टर आ रहे हैं काम में, पहला तापमान यानी कि टेम्परेचर तथा आतपन, जो कि दूसरा वाला फैक्टर। आतपन मतलब आइसोलेशन होता है। अब आइसोलेशन क्या होता है इसे बताना जरूरी है आपको। सबसे पहले तो टेम्परेचर देखिए, इस वायुमंडल में हम जो भी गर्मी, ठंड, ये सब जो भी तापमान महसूस करते हैं, जैसे मैंने क्या बताया कि 45 हो गया तो आपको मन में लगा कि अरे 45 हो गया तो पसीने छूट जाएंगे। मैंने कहा कि 6 डिग्री हो गया तो लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा, इतना बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे बिना कपड़ों के। 30 कैसा है? 30 ठीक है ना। तो ये सब क्या है? टेम्परेचर है। और इस वायुमंडल में जो हम तापमान महसूस करते हैं उसे ही तापमान कहा जाता है। और क्या? तापमान की परिभाषा यही होगी, बुक में आपका यही छोटा सा दिया गया। जो ताप हम अनुभव करते हैं दिन प्रतिदिन उसे तापमान कहते हैं। और तापमान का अगर मैं कहूँ कि मानक कौन है तो डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस के बारे में आपका एक इंपॉर्टेंट छोटा सा चीज़ दिया गया है कि तापमान मापने की जो मानक की इकाई है डिग्री सेल्सियस का आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। एंडर्स सेल्सियस जो व्यक्ति थे उन्होंने तापमान का मानक निकाला था डिग्री सेल्सियस। उन्होंने क्या किया कि पानी लिया, ठीक है, पानी को जमाया, तो पानी जब जम गए बर्फ़ बन गया। जब बर्फ़ बनना चालू हो गया तो उसे बोल दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और जब पानी को गर्म किया, पानी उबलने लगा तो बोला कि इसे 100 डिग्री सेल्सियस मानेंगे हम लोग, समझे ना। और उसे जब बर्फ़ जम गया 0, पानी उबल गया 100, उसी अनुपात में चीज़ें घटाई गई, बढ़ाई गई, ठीक है, अदर चीज़ें करी गई, मतलब SI मात्रक बन गया, यूनिवर्सल हो गया। अब केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, ये सब आपका तापमान के मानक है। ओके, जैसे बुखार आता है तो हम लोग अक्सर
फ़ारेनहाइट में ही नापते हैं कि 104 डिग्री बुखार है। अगर 104 डिग्री सेल्सियस बुखार रहता ना तो शरीर जल जाता समझे। तो तापमान वही होता है, वह ताप जो हम वायुमंडल में फील करते हैं, महसूस करते हैं। आतपन एक छोटा सा फैक्टर दिया गया। आतपन क्या होता है, तो इस पिक्चर में आप क्या पा रहे हो बताइए। आप देख रहे हो कि भूमध्य रेखा का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, उसे कहा जाता है आतपन। कि जो हमारी अर्थ है इस तरह से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, क से कर्क, म से मकर, भ से भूमध्य रेखा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आपको पता है ना, गर्मी पड़ेगी, ये हिस्सा एकदम लाल पीला हो जाएगा। तो आतपन सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे आतपन का थोड़ा सा पता चल रहा है। अब आतपन की परिभाषा क्या है मैं बताता हूँ। पृथ्वी क्या करती है कि सूर्य से आने वाली किरणों को कुछ कुछ सोख के अपने पास रख लेती है। सोखती है कि नहीं? तो सोखने के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है, उस गर्मी को आतपन कहा जाता है। समझे, अपने आप तप रहा है, इसलिए इसे आतपन कहा गया। तो सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा वाला हिस्सा ही सोखेगा सूर्य की किरणों को, इसलिए सबसे ज़्यादा आतपन यहाँ देखने को मिलता है। और जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ जो हमारा पोल है वहाँ पे जाएंगे, तो आतपन कमता जाएगा। कमेगा नहीं कमेगा, बिल्कुल कम जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हो सके कि 40-50 जितना भी रहे, मैं नहीं जानता। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा जाता है नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। यहाँ पे आता है तो नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, समझे ना। तो इसे कहा जाता है आतपन। बुक में आपको वही चीज़ लिखा गया था कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाएगी, घटते जाएगी। अब इसके बाद एक पॉइंट आपका एक छोटा सा दिया गया है कि आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है। वायु दाब वाला जो हमारा फैक्टर है उसमें बताया गया है। तो वायु दाब वाला हम पॉइंट देख लेते हैं पहले इसमें। पर उससे पहले एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ध्रुवों पर जो है बर्फ़ क्यों जमी रहती है। यहाँ पे आप जानते हो ना कि नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। इसलिए जमा रहता है क्योंकि आतपन मैंने क्या होता है कि यहाँ आते आते कम गया, नील बटा सन्नाटा हो गया, घट गया। तो जब यहाँ आतपन है ही नहीं, धरती गर्म है ही नहीं, तो बर्फ़ बनेगा ही, ठंडा है, ठीक है ना। और आगे आपका एक प्रेशर बेल्ट है, उसके बारे में बताऊँगा मैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है बर्फ़ इसलिए जम जाता है क्योंकि पृथ्वी जो है वहाँ पर सूर्य की रोशनी सोख नहीं पाती है। सूर्य की रोशनी पहुँचती नहीं, सोखे ही क्या, बट जाती है पूरी तरीके से। मैंने पिछली क्लास में बताया भी है कि 23.5 डिग्री के बाद जो है सूर्य की रोशनी अचानक कम जाती है वहाँ पे, ठीक है ना। और वही 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। ओके, अगला पॉइंट देखिए। हाँ, तो चौथा पॉइंट जो है वो वायु दाब के बारे में बताया गया। इसमें आपको दो निकल के आते हैं, उच्च दाब और निम्न दाब, ठीक है। तो दाब का मतलब पहले समझिए। मैंने क्या बताया कि वायुमंडल से पृथ्वी घिरी हुई है, ठीक है। यहाँ पर पास 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% अदर चीज़ें हैं। इस तरह से गैसों का मिश्रण है जो कि वायु कहला रहा है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ भी वायु है, ओके। और वायु क्या करती है कि दबाव डालती है, क्योंकि इसमें क्या है, वजन है, सघनता है, वॉल्यूम है, इसका भी अपना मान है कि नहीं, भले कम वजन हो लेकिन है तो। और क्या करती है कि दबाव डालती है। अगर मैं कहूँ कि वायु में से सारा ऑक्सीजन निकाल दिया जाए सिर्फ 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए, तो क्या आप सर्वाइव कर जाओगे? बहुत से लोगों का जवाब होगा कि हाँ मैं कर जाऊँ, क्योंकि मैं अपनी सांस जो है 1 मिनट तक रोक सकता हूँ। तो सांस रोकने की बात ही नहीं यहाँ पे, बात यहाँ की ऑक्सीजन जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि 78% जो नाइट्रोजन है हमारा, 1% ही है, तो बच जाएगा कितना, 79%। अभी जितना वायु का घनत्व है उसमें से सीधे 21% माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा कि अचानक हमारा शरीर आदत डाले हुए था इस 100% का, कि हम लोग शुरू से 100% रहे थे बचपन से। हमारी जो स्पीसीज थी कई लाख सालों से हम 100% पे, हम लोग का शरीर इस तरह से डेवलप हुआ था। अचानक 79% पे आ जाएगा ना, तो क्या होगा कि हमारी जो अंदर से फोर्स जनरेट होने लगेगी, हमारे नाक से ब्लड बाहर आ जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो यही होता है चाँद पे भी, समझे। तो यही पॉइंट आपको एक दिया गया था इस तरह का आगे कि चाँद पे लोग जाते हैं तो खास तरह का सूट पहन कर जाते हैं। सूट में ऑक्सीजन को तो मतलब नॉर्मल चीज़ें होती हैं वहाँ को उसको मैनेज किया रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे हवा नहीं है 1 भी % हम लोग शरीरों से आदत है नहीं। तुरंत हम लोग का नाक से ब्लड निकलेगा, आँख से ब्लड निकलेगा, तुरंत स्पॉट डेथ हो जाएगा वहाँ पर, समझे। तो ये मत सोचिए कि 1 सेकंड के लिए ऑक्सीजन हटाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन हटा दिया जाए, नाइट्रोजन का तो लाइफ में कोई यूज भी नहीं हम लोग को लगता है सब, कि नाइट्रोजन तो अक्रिय गैस है, ये है वो है, लेकिन अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा, जो डेंसिटी है वायु की कितनी हो जाएगी,
22%। हम लोग का शरीर मतलब तुरंत मर जाओगे, फट से मर जाओगे। ठीक है, तो सॉरी मैंने आपको थोड़ा डरा दिया। अब देखिए कहा जा रहा वायु दाब का मतलब क्या है। तो वायु दाब का मतलब वही है कि वायु यहाँ पे जो दबाव लगाती है उसे कहा जाता है वायु दाब। अब यह है हमारी अर्थ। ठीक है, परफेक्ट गोल बना। हाँ, यह है इक्वेटर। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आता है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आता है। तो कहीं पे कोई चीज़ अगर गर्म होगा तो क्या होगा बताइए। गर्म होने से क्या होता है, पहले ये सोचिए। लोहे को जब गर्म किया जाता है तो लोहा द्रव में बदल जाता है, पिघलने लगता है। क्यों? कि उसको जो अणु थे, जो परमाणु थे उसके वो दूर दूर होने लगे। गर्मी जब दिया जाता है तो चीज़ें दूर दूर होने लगती हैं। जैसे जल ले लीजिए, जल यानी कि पानी ले लीजिए, उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, पहले खौलेगा, खौलने के बाद क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा पूरी तरह से। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन सब ट्राई मत कीजिएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका जो है गैस खत्म होगा, घर वाला है ना, तो मम्मी डांटेगी। तो ये चीज़ है कि जल आपका उड़ जाएगा, लेकिन है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि लगा के छोड़ देगा उसमें कढ़ाई में गर्म करके, तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा जल सूख जाएगा। कभी गलती से चाय गर्म करके जो है चाय बनाने बर्तन में रखे हो तो कभी ऐसा होता है कि चाय जल गया पूरी तरीके से, पूरी तरह से सूख गया। बहुत सारे लोगों ने गलती की है ना। तो यही होता है कि पूरी तरीके से सूख जाता है। तो क्यों सूख गया? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो उड़ गए, आज़ाद हो गए, वहाँ से हट गए। क्योंकि गर्म होने के कारण मॉलिक्यूल जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। तो वायु में देखिए यही होता है। वायु में होता क्या है कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ता है। सन हमारा इधर बहुत बड़ा है। ठीक है, ये देखिए सन का थोड़ा छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से रे निकल रही है इस तरह से। तो इस पे पड़ा तो सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन गर्म होगा? यही वाला हिस्सा, धरती का जो ये हिस्सा है, ये वाला सबसे ज़्यादा गर्म होगा। होगा कि नहीं होगा? सबसे ठंडा हिस्सा कौन होगा? ये वाला हिस्सा। जैसे कि शुरू से ही बता रहा हूँ, आतपन की भी बात हो जाती है। आतपन यहाँ सबसे ज़्यादा लगेगा, सबसे कम आतपन यहाँ लगेगा, बात खत्म। तो यहाँ पे आतपन लग रही है 0, यहाँ पे लग रही है 100 मान लेता हूँ मैं, यहाँ भी 0 लग रही है। तो यहाँ के जो एयर के जो मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि जो अणु होंगे हवा के, वो दूर होने लगेंगे। अब हवा हल्की होती है तो ऊपर उठती है, जानते ही वही नियम, बहुत पुराना नियम है ना, कि जो चीज़ हल्का होगी वो ऊपर उठेगी। तो यहाँ से चीज़ें ऊपर उठेंगी, यहाँ से हवा ऊपर उठेगा, समझे ना। अब जब वहाँ से हवा ऊपर उठ चुका है तो वहाँ पे क्या हो गया, स्पेस खाली हो गया। तो यहाँ की हवाएं जो होंगी, जो अगल बगल की हवाएं होंगी, वो यहाँ पे आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी, सबको पता है, क्योंकि यहाँ की हवा जो है स्पेस खाली हो गई। और स्पेस कैसा कि खाली नहीं रह सकता कहीं भी नहीं, नियम है प्रकृति का, ठीक है ना। तो यहाँ से हवाएं आएंगी इस तरह से, इसको फिल करेंगे, इधर से आएंगे इसको फिल करेंगे, इस तरह से नियम कानून चलते रहता है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा मैं किसी सेपरेट लेक्चर में, क्योंकि ये वाला जो आपका पिक्चर देख रहे हो इसमें आपको बताया गया है, बहुत सारी चीज़ मिसिंग इसमें है। पर क्योंकि आपका भी क्लास 7 है तो ज़्यादा जानना है नहीं, है ना। 9th-10th में आपको अच्छे से पढ़ना है इस चीज़ के बारे में। अगर आपको फिर भी जानना हो इस चीज़ के बारे में डिटेल में तो एक सेपरेट लेक्चर में बना दूंगा, और अगर कभी बनाऊंगा तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा अगर देखने का मन हो तो, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ये चीज़ आपके लिए। अब हाँ, तो मैं दाब बता रहा था, उच्च दाब तथा निम्न दाब। अब क्योंकि यहाँ से एयर हट गया है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है, रेड रेड पूरा, है ना। तो गर्मी होने के बाद क्या होगा कि हवा है ही नहीं वहाँ पे, समझे। तो उसे हम क्या कहेंगे? निम्न दाब। निम्न यानी कि नहीं, यानी कि नीचा, यानी कि गिरा हुआ निम्न मतलब वही होता है गिरा हुआ। तो निम्न मतलब वो हो गया। तो निम्न दाब यहाँ बना कि नहीं? यहाँ पे बना निम्न दबाव, यहाँ बना, यहाँ पे बना, इस एरिया में निम्न दबाव बन गया। क्यों? क्योंकि हवाएं जो हैं उसके मॉलिक्यूल अलग हो गए, हवा हल्की होकर ऊपर उठ गई। ठीक है, यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? चलिए ठीक है। अब उच्च दाब की बात करें तो उच्च दाब कहाँ बनता है? उच्च दाब बनता है यहाँ पे, ठंडे जगहों पे उच्च दाब बनेगा। अब जैसे कि जलवाष्प का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जलवाष्प को क्या होगा कि गर्म जब करोगे, गर्म नहीं सॉरी ठंडा जब करोगे तो जलवाष्प संघनित हो जाएगा, संघनित होकर द्रव बनेगा। द्रव और ठंडा करोगे तो फिर क्या बनेगा? बर्फ बन जाएगा। तो ठंडा करने पे क्या मॉलिक्यूल जो उसके पास पास आ गए, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है ना। तो उच्च दाब पे जो हवाएं रहेंगी, उच्च यानी कि हाई, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हवाएं रहेंगी, कम ही जगह पे ज़्यादा हवाएं रहेंगी, ठीक है। और इन हवाओं में जो सघनता ज़्यादा रहेगी। सघनता मतलब क्या होता है? सघनता मतलब घनापन, किसी चीज़ का घनापन, ठीक है ना। तो
उच्च दाब में हवाओं की सघनता ज़्यादा रहती है, निम्न दाब में हवाओं की सघनता कम होती है। बात खत्म। निम्न दाब और उच्च दाब ऐसा चीज़ है कि बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा इस चीज़ में। तो प्लीज़ आप याद रखिएगा, निम्न मतलब गिरा हुआ, नीचा, वहाँ पे हवा नहीं है। अब हवा नहीं है क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़मीन गर्म है, धरातल गर्म है, इसलिए वहाँ से हवा जो है ऊपर उठ गई। उच्च दाब यानी हाई, उसके पास ढेर सारा हवा है, हाई ऑन एयर, खूब सारा हवा है, इसलिए यहाँ पे इसे उच्च दाब कहा गया है। और उच्च क्यों हुआ? क्योंकि ठंडा है। ठंडा कोई चीज़ अगर होगा ना तो वहाँ पे ठंडा करने में क्या बताया कि पानी को ठंडा करोगे तो बर्फ़ जमेगा, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल है वो पास आने लगेंगे, जो अणु है वो पास आने लगेंगे। तो ठीक यही होता है हवा में भी, ठंडा करोगे तो पास आने लगेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ और, बुक में क्या लिखा गया है आगे आपका, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। बात खत्म है ना। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी हो, जैसे पोल पे देखिए, वहाँ की जो वायु होगी वो ठंडी होगी। अब ठंडी होने के कारण जो है वायु के कण साथ होंगे, जो अणु जो है उसके साथ साथ होंगे, और वो सघन होगी, यानी कि हैवी होगी, भारी होगी, ठीक है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। एकदम एग्जैक्ट सेम चीज़ आपका आगे लिखा गया है कि इसी के कारण यह भारी होती है। भारी वायु नियमित होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है, बिल्कुल उच्च दाब बनाएगी, ठीक है ना। और वही चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कि ये थोड़ा सा निर्भर भी करता है, जैसे भी ठंड का मौसम चल रहा है तो कर्क रेखा में जो है ठंड है, तो यहाँ की जो वायु होगी वो क्या होगी, ठंड के कारण क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पास आ जाएगी। पास आने के कारण क्या होगी, उच्च दाब का क्षेत्र बनाएगी। अब जब क्योंकि कर्क रेखा में ठंड है, इसलिए मकर रेखा में भी क्या होगी, गर्मी होगी। तो यहाँ की जो है वायु नहीं होगी, क्योंकि सूर्य उसको लगातार गर्म कर रहा है, इसलिए वो निम्न दाब का क्षेत्र बनाएगी वहाँ पे। क्या मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ? चलिए ठीक है, कमेंट करके बताइए अगर कुछ अभी डाउट हो तो उच्च दाब तथा निम्न दाब का मतलब तो आप समझ गए। अब क्योंकि एक चीज़ थोड़ा सा बुक में दिया गया था आपका कि उच्च दाब के क्षेत्र में आसमान काफ़ी साफ होता है, तारे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि जलवाष्प होते हैं आपके वायु में, ठीक है। यहाँ पे आपका आर्द्रता में बताऊँगा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। जलवाष्प जब भारी होते हैं ना तो नीचे बैठने लगते हैं और ओस के रूप में धरती पे गिरते हैं। ठंड के मौसम में आपने देखा कि ओस के रूप में धरती पे गिर जाते हैं, तो बादल पूरा साफ हो जाता है। ओस गिरते हैं तो अपने साथ जो धूलकण उसको सबको लेके समेट के नीचे गिर जाते हैं, तो बादल पूरा साफ, बहुत खूबसूरत होता है। और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि हवाएँ हल्की होती हैं, धूलकण को लेकर साथ में उड़ती हैं, जलवाष्प को लेकर साथ में उड़ती हैं। जलवाष्प वैसे भी गर्मी के दिनों नहीं होता ज़्यादा, लेकिन धूलकण को लेकर उड़ती हैं, तो आसमान साफ नहीं रह पाता, तो तारे दिखते नहीं, स्टार्स दिखते नहीं हैं। लेकिन ठंड के दिनों में छत पे जाकर देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। आगे एक आप दिया गया है आपका पवन। पवन मतलब क्या होता है? तो पवन मतलब होता है विंड, WIND, विंड। गतिमान वायु को पवन कहते हैं। पवन पुत्र हनुमान आपने सुना होगा ना, वही वाला पवन। जब वायु गति करती है उससे कहते हैं क्या, विंड। अब चलिए यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ छोटा सा इमेज, जैसे कि ये हमारा धरातल है, ज़मीन है। मैं हमेशा ऐसे ही धरातल ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में हमारा धरती ऐसा ही है। अब ऐसे सामने से कभी नहीं होता, सीधा नहीं होता। यहाँ पे है एक, मान लीजिए पठार। पठार पे क्या होता है, चट्टान होता है, चट्टान गर्म होता है, ये होगा खूब गर्म, तो यहाँ से हवाएं होंगी ऊपर। क्यों गर्म होकर ऊपर उठ गए? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो है हल्के हो गए, ऊपर भाग गए, तितर बितर हो गए। यहाँ की हवा जो है, यहाँ पे कोई है मैदान, मैदान क्या है, ठंडा है थोड़ा सा। यहाँ पे हवा की मात्रा डेंस है, घनी है, सघनता ज़्यादा है। अब क्योंकि यहाँ से जगह खाली हो गया है तो यहाँ से हवाएं आएंगी इधर, बिल्कुल यहाँ इसको फिल करेंगे, फिर यहाँ पे खाली हो जाएंगे हो सके, या फिर क्या करती है ना हवाएं कि उसको बराबर करती हैं। जितना यहाँ में रहेगा ना इसको फैला के इतना में लिएगा, इस तरह से कर देता है, इक्वल कर देता है, इक्वल करना चाहता है। जैसे पानी को देखिए कप में डालिएगा तो कप का शेप ले लेगा, एकदम इक्वल कर देगा, ऊपर का जो तल होता है वो। तो हवा भी वही करना चाहती है, ठीक है। तो हवा क्या की कि यहाँ से यहाँ ट्रैवल की ना, तो इस ट्रैवलिंग एयर को जो हवा गति कर रही है उसे कहा जाता है क्या, पवन। यहाँ रुकी है तो वायु है, हवा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ जो गति की इसे कहेंगे हम कि अरे भाई पवन चली, पवन चल रहा है, कहेंगे ना, उसे ही कहते हैं पवन। तो पवनों के बारे में यही मैं बता रहा था आपको थोड़ा सा कि बुक में आपका दिया गया है ये, इसको हम थोड़ा डिटेल में अलग वीडियो में बताएंगे। अभी बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं है इस चीज़, ठीक ना। मैं बनाऊंगा तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
आगे हमारा आखिरी पॉइंट आ जाए इस बिंदु का, आर्द्रता। तो मैं इसे जरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आर्द्रता होता क्या है? आर्द्रता मतलब होता है वायुमंडल में उपस्थित पानी का अंश या जल वाष्प, जल वाष्प भी तो पानी का अंश ही हुआ, उसे कहा जाता है आर्द्रता। अब जितनी ज़्यादा मात्रा में आर्द्रता होगी, जैसे कि देखिए ये फिर से हमारा धरातल हो गया, ये हमारा है एयर मॉलिक्यूल। पानी नीचे था, तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, समुद्र हो सकता है, वो गर्म हुआ सन के कारण, तो यहाँ से वाष्प उठेगा ऊपर ऐसे से, अब इसमें जाके मिल जाएगा, है ना, मिल गया इसमें मान लीजिए। अब ये आगे की ओर बढ़ी, आगे की ओर बढ़ी यानी कि क्या, हवा से ये पवन कहलाई, क्योंकि ये आगे की ओर बढ़ गई है। अब इसमें जलवाष्प भी मिश्रित है, आगे गया किसी और हवा से मिला, इसमें भी जलवाष्प है, वो भी कहीं से ला रहा है, तो मिल के काफ़ी सारा मतलब ऐसे चलते रहता है। तो इसे कहा जाता है आर्द्रता। हवा में जो मौजूद जलवाष्प होते हैं ना, उसकी मात्रा को कहा जाता है आर्द्रता। अब आर्द्रता जितनी ज़्यादा मात्रा में रहेगी ना, वो हवा बारिश कराने के लिए उतना ही ज़्यादा सूटेबल रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आर्द्रता की मात्रा इसमें 7% है, यानी कि 100 kg हवा है तो उसमें 7 kg जलवाष्प ढो रहा है वो अपने साथ, और इसमें है कि 20% है जलवाष्प की मात्रा। तो बादल कौन बनाएगा जल्दी मुझे बताइए, ये बनाएगा कि ये बनाएगा? बादल जो कि बारिश कराने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ऑफकोर्स ये बनाएगा, क्योंकि इसमें 20% है जलवाष्प की मात्रा। जलवाष्प क्या होता है, भारी होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से इस तरह से जमा हो जाएंगे नीचे, बादल बन जाएंगे और बारिश हो जाएगी नीचे दोबारा, इस तरह से बात खत्म। फिर गाना गाते रहना बारिश में जाके। ये भी कराएगी लेकिन एक कम बारिश कराएगी, एक ये देखिए 2 ही बारिश करा रही है, 5 करा रही है, ठीक है ना। तो आर्द्रता यही बताई गई है आपकी, आर्द्रता के बारे में आपको डिटेल में दिया गया है तो नहीं बुक में, इस तरह से देखिए दिखाया गया था कि आर्द्रता क्या होती है, लिखा क्या क्या है बुक में वो पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि जब जल पृथ्वी एवं अन्य जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है, बिल्कुल, है ना। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, वही चीज़ है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। देन उसके बाद कहा जा रहा है कि जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसके जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखा पाता और हम अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, असहज, ठीक है ना। तो देखिए आर्द्रता मतलब क्या, किसी भी समय में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जा रहा है। अब ज़्यादा आर्द्रता रहेगा, अब देखिए जैसे मैं वही बोल रहा हूँ कि ये ज़मीन है, इस पर हल्का सा पानी गिरा हुआ है, बारिश नहीं हो रहा, बारिश को इग्नोर कर दीजिए, इस पर पानी गिरा हुआ है, ये ज़मीन है, इस पर पानी गिरा हुआ है, यहाँ पे सन चमक रहा है, डायरेक्ट इस पर पड़ा, ये क्या होगा, पानी सूख जाएगा, ठीक है। ये पानी सूखेगा नहीं, सूखेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आर्द्रता है, जो जलवाष्प उपलब्ध है वायुमंडल में, इसको सूखने ही नहीं देगा, जल्दी धीरे धीरे सूखेगा। तो बरसात के दिनों में जब कभी गर्मी लगती है ना, जो बादल वाले मौसम में गर्मी लगती है तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, अजीब टाइप की गर्मी लगती है, दूसरे टाइप की गर्मी लगती है, पसीने वाला गर्मी नहीं लगेगा, दूसरे टाइप की गर्मी लगती है, ठीक है ना। उसे ही कहा जाए कि आप असहज महसूस करेंगे, क्योंकि जलवाष्प के कारण जो है ये जो नीचे गिरा हुआ पानी है ये वाष्पीकृत नहीं कर पाता हमारा सन, समझे, गर्मी जो उतनी उत्पन्न नहीं हो पाती, लेकिन इसे डायरेक्ट कर देता है। तो ये गर्मी सहनीय होती है, यह गर्मी असहनीय होती है, वो बर्दाश्त नहीं होती है। आगे क्या लिखा गया है, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। वही चीज़ है कि बादल किस तरह से बनता है, तो जलवाष्प ऊपर उठा, ठंडा हुआ, एक दूसरे से मिला, अट्रैक्ट किया एक दूसरे को, भारी हुआ, थोड़ा सा मिलते 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 बादल का स्वरूप ले लिया। अब बादल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गैस भी होती हैं, जलवाष्प भी होती है, धूलकण भी होते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जब भारी हो जाता है तो इसमें बर्दाश्त नहीं होता है, रोक नहीं पाता है, तो नीचे बरसा देता है पूरी तरीके से। तो हम कहते हैं कि बारिश आ गया, कपड़ा लेके आओ ऊपर से, समझे ना, ये ऐसे होती है बारिश। मोटरसाइकिल आपने देखा ही होगा, मोटरसाइकिल मतलब क्या कि पहले वाष्प है, इससे बनेगा क्या, जल,
ठीक है। जल से बन गया नदी, नदी गया समुद्र में, समुद्र से फिर से इसमें जब सन लगा तो फिर वाष्प बन गया, यहाँ पे सन ऐड करते हैं तो ये वाटर साइकिल होता है। वाटर साइकिल इस तरह का दिखता है कुछ कुछ, मतलब साइकिल कंप्लीट होता रहना चाहिए, वाष्प पे जल, जल से वाष्प, जल से वाष्प, वाष्प पे जल, फिर ऐसे होते रहता है। और ऐसा कई करोड़ों सालों से हो रहा है। एक्चुअली यही वो चीज़ है जिसने पृथ्वी को ठंडा करने में योगदान दिया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पृथ्वी जब शुरू बनी थी तो काफ़ी गर्म थी, लेकिन जब बारिश हुआ फिर वाष्प बना, फिर बारिश हुआ, फिर वाष्प बना, फिर बारिश हुआ, फिर वाष्प बना, इस तरह से पृथ्वी काफ़ी तेज़ी से ठंडी हुई है। उसके बाद क्या दिया गया आपका कि बारिश का इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि बारिश हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे है, क्या नहीं है। तो जानते हैं आप, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप बहुत समझदार हो कि बारिश का उपयोग जो पानी होती है काफ़ी कीमती होती है। खेती होता है उससे, खेती तो छोड़ दीजिए, पहले पीने के लिए पानी होता है उससे, है ना। खाना तो मान लीजिए घटेगा तो दूसरे कंट्री से आदमी मंगा लेगा, लेकिन पानी कम जाएगा, भौम जल जो है कम जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जानवर जो होते हैं वो पीते हैं, जंगल उससे उपजते हैं, और बारिश के बहुत सारे उपयोग हैं। बारिश कभी कभी विनाशकारी भी होती है, कभी कभी बाढ़ भी ला देती है। ये छोटा सा एक आर्टिकल दिया गया था आपके बुक में इस तरह का कि जो तूफान वगैरह है, बारिश वगैरह है, किस तरह से उड़ीसा के तट पे आया था, और भी कई चीज़ें हैं, चक्रवात वगैरह का। तो ये सब कोई नई चीज़ें नहीं है, हर साल आते रहती हैं, ठीक ना। आपका बुक में दिया गया है, पुराना है, आप पेपर पढ़ोगे तो आपको नई चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो आशा करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगेगी, यहाँ पे आपने नई चीज़ें सीखी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको लगे कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत बता दिया है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर ऐसा कि मैंने कुछ मिस कर दिया यहाँ पे तो वो भी नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगा और अगले वीडियो में हो सके उसे ऐड कर दूँगा, क्योंकि आपका जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान, जय।